दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड वॉर की गूंज अब एग्री मार्केट तक भी पहुंच चुकी है। अमेरिका दबाव बना रहा है कि भारत अपना एग्री मार्केट और भी ज्यादा खोले। वहीं चीन अमेरिकी सोयाबीन से मुंह मोड़कर ब्राजील और दूसरे देशों से खरीद अब बढ़ाते जा रहा है। भारत पर भी अमेरिका दबाव बना रहा है कि डेयरी और फूड ग्रेन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट के लिए भारत अपना दरवाज़ा खोले और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट का एक्सेस उन्हें मिल पाए। और इसकी लगातार फील्डिंग हो रही है, लगातार यहाँ पर लॉबी बनाई जा रही है। लेकिन भारत अपने किसानों और घरेलू इंडस्ट्री को लेकर सख्त रुख में है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये ट्रेड वॉर भारत के किसानों के लिए अवसर बनेगा या नुकसानदायक साबित हो सकता है, और चीन की रणनीति से भारत को क्या सीख मिल रही है, क्या कुछ एग्री मार्केट में होने वाला है, क्या नई तस्वीर बन रही है। इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे और हमने नाम दिया है ट्रेड वॉर की झांकी, असली जंग अभी बाकी। हमारे साथ चार मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। डीएन पाठक हैं, वाशिंगटन से जुड़ गए हैं। ईडी हैं सोपा के, जीके सूद हैं, जाने माने एग्री एक्सपर्ट है, एग्री इकोनॉमिस्ट है। संदीप बजोरिया हैं, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के, और आशीष आचार्य हैं, वाइस प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ट्रेड डिवीजन के पतंजलि फूड से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डीएन पाठक साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं। आप यूएस में अभी हैं, क्या सीन वहां पे चल रहा है ट्रेड वॉर को लेकर? जिस तरह से खींचतान चल रही है, 27 अगस्त भी करीब आ चुका है, अतिरिक्त टैरिफ की भी बातचीत हो रही है। उस फ्रंट पर कुछ राहत की उम्मीद है या कुछ नए नेगोशिएशंस के बारे में कुछ पता लग रहा है सर क्या? देखिए, यहाँ मैं एक यूसेक का इवेंट है, यूएस सोया एक्सपोर्ट काउंसिल, उनका एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट होता है, उसमें आया हूँ उनके इनविटेशन पे। और पिछले 4 दिन से लगातार हम यही बात हर सेशन में, हर डिस्कशन में हो रही है कि चाइना अभी तक उसने एक दाना भी सोयाबीन का अमेरिका से नहीं खरीदा है, जो कि सितंबर से और जनवरी के बीच में खरीदता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और एक यहाँ की इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी वरी है, क्योंकि चाइना 22 से 25 मिलियन टन सोयाबीन अमेरिका से लेता है। और अगर ये उसने नहीं लिया तो अमेरिका को बाहर दुनिया में इतने सारे सोयाबीन के लिए मार्केट ढूंढनी पड़ सकती है। और इसी को लेके मुझे लगता है कि ट्रंप साहब और अमेरिकन गवर्नमेंट ये चाहती है कि सोयाबीन सेक्टर इंपोर्ट के लिए इंडिया भी खोल दे। तो लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने तो बड़ा क्लियर किया है कि हम सोयाबीन या डेयरी में ऐसा जो हमारे किसानों को नुकसान हो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ उपज बहुत कम है। यहाँ पे उपज 3 क्या 4 गुनी है बल्कि। तो अगर यहाँ सोयाबीन हिंदुस्तान में आएगा तो हमारे किसान उससे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। यहाँ जो चर्चाएं चल रही उससे लगता है कि थोड़ी सी लोग क्या कहते हैं उसको एग्जैस्परेटेड है कि अभी आज क्या होगा, कल क्या होगा, शाम को क्या होगा। थोड़ा ऑप्टिमिज्म है, लेकिन बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म मुझे दिख नहीं रहा है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न कि एग्रीकल्चर में इंडिया कोई बड़ा कंसेशन करने वाला है। आशीष आचार्य जी, आप इंटरनेशनल डिवीजन को देखते हैं, आपके पास आए। उससे पहले संदीप जी, आप लंबे समय से एडिबल ऑयल मार्केट को देख रहे हैं, क्या कुछ असर अपनी इंडस्ट्री पे, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री पे होने वाला है, और चीन से क्या कुछ सीखना चाहिए? क्योंकि चीन जिस तरह का रुख अपनाए हुए है, चीन के पास हालांकि मार्केट एक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा है, उस एक्सेस की हम ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब भी बताइए कि क्या कुछ अपनी इंडस्ट्री पे, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री पे देखने को मिल सकता है आने वाले समय में असर? विष्णु मोहन जी, पहले तो आपका धन्यवाद, आपने इतना अच्छा पैनल आज जुड़ाया है। सूद साहब है, पाठक जी, आशीष जी है, सभी दिग्गज अपने अपने फील्ड में है, तो बहुत एमिनेंट पैनल है। और इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अभी ये टैरिफ का और ट्रेड वॉर का, जिसमें एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सब्जेक्ट बना हुआ है। अभी पाठक जी यूएस में है। चाइना क्या करता है, 100 मिलियन टन सीड इम्पोर्ट करता है, ब्राजील से लेगा, अर्जेंटीना से लेगा, अमेरिका से लेगा। और 100 मिलियन टन जो आदमी इम्पोर्ट करता है उसके पास एक परचेसिंग पावर होती है। अब वो इंडिया का टोटल प्रोडक्शन इस बीन का 11 मिलियन 12 मिलियन है, तो हमारे पास उतनी बड़ी पावर नहीं जो चाइना के पास है। और चाइना अपनी पावर दिखा रहा है, इस कारण से आप देख रहे हैं अमेरिका ने सेकेंडरी टैरिफ चाइना पे अभी तक लगाई नहीं है, जो हमारे पे लगाई है 25%। जो हम रशियन क्रूड खरीदते हैं, रशियन क्रूड तो चाइना भी खरीदता है, लेकिन उस पर वो टैरिफ अभी तक लगी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक जमाना था कि जब कोई भी कमोडिटी का, एग्री कमोडिटी का स्पेशली, तो जो प्राइस है वो तय होता था डिमांड, सप्लाई, वेदर, प्रोडक्शन, ये सब चीज को लेके तय होता था। उसके बाद में एक जमाना आया कि भाई बायोडीजल में तेल जाने लगा, तो क्रूड का क्या भाव है, फॉरेक्स क्या है, हेज फंड का क्या बिहेवियर चल रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर किधर खींच रहा है कमोडिटी को, उस पे मार्केट निर्भर होने लगा।
अब तीसरा फैक्टर आ गया है कि भाई जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो आपस में ट्रेड वॉर्स हो रहे हैं। जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस ये तीनों जुड़ गए हैं। अब ये तीनों सेपरेट नहीं रहे और ये साथ में जुड़ के इससे पूरा मार्केट ऊपर नीचे हिल रहा है। तो ये 3 फैक्टरों पर भी मार्केट चल रहा है। तो फंडामेंटल जो डिमांड सप्लाई की मामला था वो 1/3 इंपॉर्टेंस रह गया है। 1/3 इंपॉर्टेंस हो गया है कि हेज फंड, फाइनेंशियल सेक्टर, क्रूड और फॉरेक्स क्या चल रहा है। और तीसरा 1/3 हो गया है कि भाई पॉलिटिकल लीडर्स और जियोपॉलिटिकल ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है इकोनॉमी का, पॉलिटिक्स का, इसका सबका, वो क्या चाहते हैं। तो हमें उस चीज के दौर गुजरना पड़ रहा है। बड़ा डिफिकल्ट टाइम है एग्री कमोडिटी के लिए, इतना इजी टाइम नहीं है। एंड हमारे ऑयल सीड सेक्टर की जहां तक मैं बात करना चाहूँ तो पाठक साहब ने कहा है कि हमें हमारे सेक्टर में दिक्कत हमारे यहाँ सबसे बड़ी है कि हमारी प्रोडक्टिविटी अभी तक इंक्रीज नहीं हो रही है। हमारी प्रोडक्टिविटी अभी भी 1000-1200 किलो पर हेक्टर के दरमियान चल रही है। सोयाबीन में, सरसों में 1200-1300 चल रही है। तो कॉटन में भी हमारी बहुत कम है, 550 किलो पर हेक्टर लिंट का प्रोडक्शन है। लास्ट ईयर में डेलीगेशन ब्राजील लेके गया था, वहाँ 3300 किलो पर हेक्टर सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी है जो इंडिया से 3 गुना है। कॉटन की प्रोडक्टिविटी 1500 किलो पर हेक्टर है लिंट की, वो भी 3 गुना है। तो हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा नहीं पा रहे हैं। अब उस चक्कर में हमें अधिक सेक्टर हमारे लिए खोला जाए और यहाँ चीप इंपोर्ट आए तो हमारा किसान उससे कम्पीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये हमारी एक नेचुरल प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम आज गवर्नमेंट इसको डील कर रही है कि उनको रेजिस्ट कर रही है अमेरिका को। और वो मैं तो कह रहा हूँ कि हम तो अमेरिका से सोयाबीन तेल लेने को तैयार है। हम 2-3 लाख टन तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम 10 लाख टन लेने को तैयार है, यदि अमेरिका हमें देना चाहे तो। लेकिन हमें प्रॉब्लम है सीड या मील में। तो अमेरिका को भी समझना चाहिए कि क्या चीज हम ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते। जहां हम कर सकते हैं वहां हम लेने को तैयार है। आप हमें 10 लाख टन तेल दे दीजिए, हम आपका सोयाबीन ऑयल लेने को तैयार है। लेकिन मेरे ख्याल से इतना सोयाबीन ऑयल उनके पास एक्सपोर्ट के लिए नहीं है, वो दिक्कत हो रही है। पाठक साहब आप वहाँ हैं, आप बात करके चर्चा करिए, उन लोगों से बोलिए हम सोयाबीन ऑयल आपका, हम तो ऐसे भी 40-45 लाख टन सोयाबीन ऑयल हर साल इंपोर्ट करते हैं अर्जेंटीना से। उस 45 लाख में से अर्जेंटीना से 30 आता है, बाकी 15 लाख में ब्राजील आएगा, थोड़ा रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, तुर्की, इजिप्ट यहाँ से आता है। तो हम तो सोयाबीन ऑयल लेने को तैयार है उनसे। तो कहने का मतलब है कि ये टैरिफ और ट्रेड वॉर में अभी धीरे-धीरे जाके कहीं न कहीं एक समन्वय आना पड़ेगा और इसको सेटल होना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से हर देश के लिए इम्पोर्टेंट है कि अपने जहाँ रोजगार जो बहुत ज़्यादा है, जहाँ हमारे एग्रीकल्चर में इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट है, जहाँ हमारे एक गरीब आदमी का इसमें रोजी-रोटी निर्भर है, वहाँ हम कोई बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हाँ, छोटा-मोटा कॉम्प्रोमाइज़, छोटा-मोटा गिव एंड टेक हम कर सकते हैं, वो करना भी चाहिए। लेकिन उसके बियॉन्ड हम नहीं कर सकते। बट हमें सब में ज़्यादा गौर देने की ज़रूरत है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है ट्रेड टैरिफ वॉर नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, एमएसपी नहीं है। हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, उसको बढ़ना, उसको डबल होना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट का अभी पूरा फोकस 50% से जैसे भी हम हमारी अभी ये टैरिफ प्रोडक्टिविटी वॉर कम में है, है। गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमको इनवर्ड देखना चाहिए। तो इनवर्ड देख के हमको एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ और स्वदेशी सामान हम जो है वही ज़्यादा हर आदमी इंडिया का खरीदे, मेड इन इंडिया का सामान। उसके लिए हमने एक वो मिशन भी चला रखा है, वन नेशन वन सिंबल, कि इंडियन मेड प्रोडक्ट्स पे एक सिंबल होना चाहिए जो बिल्कुल। आदमी स्टोर में जाके तो पहले इंडिया का माल खरीदे। तो इंडिया के एग्रीकल्चर को, इंडिया के फार्मर को, इंडिया के एम्प्लॉयमेंट को, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को, हमारा हर आदमी का सपोर्ट करना हमारा पहला फर्ज है। ओके, बिल्कुल सही बात है। और एक अहम मुद्दा ये है क्योंकि हम अपने लैंड पार्सल को तो नहीं बढ़ा सकते हैं, तो यील्ड ही बढ़ाना पड़ेगा और अब ग्लोबल स्टैंडर्ड से 50% से भी कम है, ये एक बड़ी चिंता है। और हमें अगर वहाँ से अगर करना है तो सोया तेल तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सीड्स और मील ये हमारे लिए मुश्किल है। चलिए अब सूद साहब के पास चलते हैं। सर, सबसे बड़ा असर भारतीय किसानों पर क्या टैरिफ का क्या हो सकता है, क्योंकि 27 अगस्त की तारीख डेडलाइन करीब आ गई है और वो एडिशनल टैरिफ आने के बाद से क्या लग रहा है, क्योंकि एग्री और डेयरी सेक्टर को अमेरिका लगातार खोलने का दबाव बना रहा है, इससे रूरल इकोनॉमी के लिए ये कितना खतरनाक है? विश्वा जी, अगर ये माना जाए कि 27 तारीख तक कोई और बाय मीडिया समझौता नहीं होता, तो पॉसिबल है कि हो भी जाए कुछ, और ये एडिशनल 25% टैरिफ रहे, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे एग्री सेक्टर में पड़ेगा श्रिम्प्स को, क्योंकि हमारी 9 लाख टन की प्रोडक्शन है और 7 लाख टन उसमें से एक्सपोर्ट होता है, वो सारा का सारा यूएस से जाता है। और तो इसके अलावा वहाँ पर चावल पर असर पड़ेगा, क्योंकि लगभग सारा का सारा चावल जो हमारा वहाँ एक्सपोर्ट होता है $400 मिलियन का, वो बासमती राइस है।
उसके दूसरे विकल्प हैं उनके पास, पाकिस्तान वगैरह। और अब इनमें यह है कि शुरू की पेन चावल में है, वो कम समय तक रहेगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा 1.5 मिलियन टन की उनकी एक्सपोर्ट है, हमारी 5.5 की है राइस बासमती की, तो वो कोई ना कोई मार्केट खाली करेगा वहाँ भेजने के लिए, तो वो हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगी। पर ये शॉर्ट टर्म पेन है हमारे लिए। उसके बाद शिप्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारा कंपटीटर इक्वेडर जो है उस तरह की शिप्स का, उनकी एक्सपोर्ट टोटल 13 लाख टन है। तो यूएस से तो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाला देश है, और वहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी इतनी है भी नहीं, और श्रिम्प के भाव बढ़ जाएंगे, क्योंकि कहाँ 7 लाख टन का एक्सपोर्ट बंद हो जाए क्योंकि महंगी हो गई, तो हमें हेडरूम मिल जाएगा कि वहाँ पहुँच जाएगा। तो इसका पेन शायद थोड़ा लंबा हो चावल से, और ज़रूरी है कि हमारी जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है वो थोड़ा चेंज करेगी वेराइटीज़ के लिए। जो लार्ज वाइट लेग श्रिम्प है उसकी बजाय और तरह की जो चाइना वगैरह चली जाए, और वहाँ भी हेडरूम हो जाएगा। तो आफ्टर शॉर्ट टर्म पेन वो होगा। स्पाइसेस में हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी ज़्यादा हल्दी और लाल मिर्च है, सबसे बड़े प्रोड्यूसर हम हैं। अगला चाइना है, चाइना भी हमसे इम्पोर्ट करता है लाल मिर्च, तो उसके अलावा है ही नहीं कहीं। बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो ब्रांडेड फूड वगैरह, वो अपने जिसको मटर पनीर खाना है पैकेट खोल के और गर्म करके, वो अगर थोड़ा सा महंगा हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है उसको, क्या वो खुद बनाए, प्याज व्याज काट के छौंक लगाए, या वो पैकेट काट के बना लिया। तो एग्री सेक्टर में जो प्रेजेंट स्थिति है कि जैसे टैरिफ लग गया, हमारी एक्सपोर्ट में शॉर्ट टर्म पेन दो आइटम्स में है, स्लाइटली लॉन्ग टर्म पेन और एडजस्टमेंट शिप्स में चाहिए, और उसके बियॉन्ड कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रही जो इसमें आएगी। पर अगर कहीं हम, लगता नहीं कि हम करेंगे, कहीं कहीं हम सोयाबीन इंपोर्ट के लिए राजी हो जाएं, जहां 12 मिलियन टन का सारा हमारा मार्केट है, 4,000 रुपए से कम में वो इंपोर्ट हो जाता है आज की प्राइस के हिसाब से, तो हमारा सिर्फ सोयाबीन सेक्टर नहीं, पूरा ऑयल सीड सेक्टर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑयल एट वन लेवल रिप्लेसेबल है एक दूसरे से। वो डिमांड होती है, वो डिमांड तक तो वही तेल चाहिए हमें, जैसे मस्टर्ड जहाज वाला चाहिए इतना चाहिए। उसके बियॉन्ड जो नॉन कोर है वो सारी की सारी वो हो जाएगी। तो ये बहुत ही डेंजरस है अगर कहीं ऐसी चीज मान ली जाए। ये सिर्फ जीएमओ नॉन जीएमओ का सवाल नहीं है, ये उसके बहुत बियॉन्ड है, सर्वाइवल का सब मतलब है उसमें। सर अब एक सवाल मेरा ये होगा कि क्या ये टैरिफ वॉर भारतीय किसानों के लिए अवसर भी ला सकता है क्या? जैसे नए मार्केट में हम तलाश कर ही रहे हैं, एफटीए कर ही रहे हैं, तो एक नए मार्केट में एंट्री का भी मौका होगा? मेरे विचार में, हालांकि मैं भी उतना नेशनलिस्ट हूँ जितना सारे हैं, मैंने झंडा भी लगा रखा है, पर वो इतनी बड़ी मार्केट्स है नहीं। अब देखिए रशिया ने कह दिया मैं सब खरीद लूंगा। ये पॉपुलेशन आधी से भी कम है अमेरिका से, की इनकम 15% है अमेरिकन इनकम से, नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम। ओके। और जेम्स एंड ज्वेलरी कौन ले लेगा? चाइना की जो नेशनल पर कैपिटा इनकम भी 15% है अमेरिकन नेशनल इनकम से, बिल्कुल पर सही, कैपिटा इनकम से। बिल्कुल। खैर एक आध करोड़ लोग बहुत अमीर ऊपर के, तो इतनी जेम्स एंड ज्वेलरी, वहाँ हमारा स्टील क्या करेंगे? स्टील तो खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ड्यूटी लगाएंगे। बिल्कुल सही बात है, उस तरह का प्रीमियम मार्केट भी नहीं मिल सकता, और इतने बड़े स्केल पर भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है कि आप कुछ मार्केट तलाश लें, और चाइना एक बड़ा मार्केट हो सकता है। साथ ही आपको इंटरनल, क्योंकि आप कंजम्पशन ग्रोथ वाली इकोनॉमी है, तो यहाँ पर भी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर कंजम्पशन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो आप तो खुद यहाँ पर खपत बढ़वाएं, चाइना एक बड़ा पार्टनर आगे चलकर अगर हो जाए तो वो एक कुछ भरपाई हो सकता है। लेकिन जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, खास करके जेम्स ज्वेलरी सेक्टर के लिए, वो एक बड़ा खतरा है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा चिंता भी दिख रही है। एग्री तो धीरे धीरे सेटल हो जाएगी, लेकिन सोयाबीन को लेकर जो ट्रेड वॉर चल रही है, और चीन ने जिस तरह से यूएस को झटका दिया है,
पाठक सर, क्या कुछ इस मामले में वहां पर क्या चर्चा हो रही है यूएस में? जिस तरह से सितंबर अक्टूबर के लिए अमेरिका से एक भी टन का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, चीन ब्राजील से ऊपर से महंगा सोयाबीन इंपोर्ट कर रहा है, क्या एक नी जर्क रिएक्शन है, आगे सब कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी सिर्फ यूएस को बताने के लिए कि वो उनके पास विकल्प मौजूद है और वो सुनेंगे नहीं? क्या इसके लिए तैयारी है, आगे चल के सब चीजें ठीक हो जाएंगी ट्रेड वॉर की? अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 25% एडिशनल टैरिफ का धमकी है, वो शायद धमकी तक ही रह जाएगी, क्योंकि उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा किसी को होने वाला नहीं है। यहाँ पे यूएस में जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी बड़ा कंसर्न है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो इंडिया से आती हैं, जो कंज्यूम करते हैं, उनके दाम बढ़ जाएंगे और बहुत सारी चीजों का विकल्प कहीं और से, जैसे श्रिम्प की बात की सूद साहब ने, तो अभी एकदम घर बैठे कहीं 7 लाख टन श्रिम्प कहीं से मिलने वाले नहीं है, और पार्टिकुलरली उस क्वालिटी के जो इंडिया से मिलते हैं। तो यहाँ पे कंसर्न है, लेकिन ये 25% लगेगा कि नहीं लगेगा, इस पे मेरा कहना ये कि शायद इससे बच सके हम लोग। और ये जैसे यहाँ पे किसानों से बात करते हैं, उनसे बात कर, वो सब होपफुल हैं कि हम कहीं ना कहीं और दूसरी मार्केट मिलेगी, और चाइना शायद इस बात के लिए तैयार हो जाए कि हम कुछ, लेकिन वो अगेन पोस्चरिंग, चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड वॉर है, जो डिस्कशन है, वो अभी भी चल रही है लगातार। हो सकता है चाइना थोड़ा रिलेंट करे और ट्रम्प साहब भी थोड़ा सा पीछे हटने को तैयार हों, तो फिर चाइना की मार्केट दोबारा खुल सकती है। लेकिन इंडिया इंपोर्ट करेगा ऐसा तो ना होना चाहिए, और ना मुझे लगता कि होगा। बजोरिया जी भी कह रहे थे कि सीड्स तो कोई विकल्प है ही नहीं यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए, और श्रिम्प इंडस्ट्री पर तो असर डेफिनेटली यहाँ पर होगा, लेकिन इस स्केल पे जितना भारत एक्सपोर्ट करता है आसानी से उन्हें भी नहीं मिलने वाला है। एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ के पब्लिक पर भी ट्रम्प साहब ने एक इनडायरेक्ट टैक्स वहाँ पर डाल दिया है इस टैरिफ के जरिए, और वो महंगाई तो वहाँ की जनता को सबसे ज़्यादा भुगतनी पड़ेगी। आशीष जी भी हमारे साथ है। आशीष जी, हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पे सोयाबीन मार्केट को लेकर कि भारत खोलेगा या नहीं। हम सोया तेल तो इंपोर्ट करते हैं, लेकिन सोयाबीन सीड, सोया मील का इंपोर्ट कैसे करें? हम तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट मार्केट तलाश रहे हैं। सर, इस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार सभी गणी पैनलिस्ट ने काफी अच्छे तरीके से समझाया। मेरा कहने का मैं जो कहना चाह रहा था कि जो ट्रेड वॉर करा है, इसमें जो वैश्विक स्तर पर एक सप्लाई चेन में इम्बैलेंस हो गया है, बहुत ज्यादा अप डाउन हो गया है। इसमें नो डाउट हमारा सोयाबीन मील हमको एक नया मार्केट खोज ही रहे हैं। अमेरिका हमारा नया मार्केट तो नहीं था आज तक, और ना रहेगा। लेकिन जैसा अभी संदीप जी ने बताया कि थोड़ा सा सीड की इंपोर्ट खोलना एक बहुत बड़ी एक किसानों के लिए बहुत डेट्रीमेंटल हो जाएगा। आगे जाके आप देखेंगे कि इसमें जो पॉलिसी ड्रिवन, जो गवर्नमेंट पॉलिसी ड्रिवन जो प्राइसेस में उथल पुथल चल रही है, और उससे प्राइस स्विंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इंडियन कंज्यूमर्स को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। कुछ हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही इम्पैक्ट हमको इंडियन कंज्यूमर को, डबल ऑयल की स्पेशली बात करें तो उसमें दोनों है। डायरेक्ट इम्पैक्ट में ये है कि आपका जो दूसरे डायरेक्ट इम्पैक्ट में आपके पास में जो प्रेशर आएगा, जिसमें प्रेशर दे रहे हैं कि लोअर ड्यूटी पे आपको बीन ऑयल लेना है, वो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में जैसा आपने अभी बताया कि चाइना कंटिन्यूस साउथ अमेरिका से बीन्स इंपोर्ट कर रहा है, और उसके कारण जो बीन्स के भाव करीब $50 ऊपर चले गए हैं यूएस बीन्स के मुकाबले। इसके कारण लोकल क्रश, जो अर्जेंटीना और ब्राजील में जो एक लोकल क्रश होता है, उससे हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बीन ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो बहुत ही मुश्किल होते जाएगा। ऐसा उम्मीद है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो एक क्लीन सीजन रहता है, वहां पे उनके पास सोयाबीन ज्यादा ना रहे एक्सपोर्ट करने के, क्रश करने के लिए। इसलिए उम्मीद करता है, ऐसा उम्मीद हो रही है, ऐसा संभावना हो रही है ऐसी कि ये डबल ऑयल के प्राइसेस, स्पेशली बीन ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएं। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में अब जैसे यूएस ने भी रियलाइज कर लिया है कि चाइना के जो ट्रेड वॉर के कारण अभी हम जो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उससे वो उन्होंने लोकल फार्मर को सपोर्ट करने के लिए बायोडीजल के मैंडेट बढ़ा दिए हैं, ताकि वहाँ क्रश बढ़े। बायोडीजल का मैंडेट बढ़ने से जो लोकल प्रोडक्शन होगा बीन ऑयल का, वो बढ़ जाए और किसानों को एक दाम मिल जाए, बीन्स उनके महंगे पड़ जाए। ये दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट से इंडिया को एक इम्पैक्ट ओवरऑल, स्पेशली बीन ऑयल में ये पड़ रहा है। लेकिन उनको एक यूएस को ये भी देखना जरूरी है कि करीब यूएस 30% पाम ऑयल मलेशिया, इंडोनेशिया से लेता है,
और उससे कंज्यूमर को, वहां के लोकल कंज्यूमर को टैरिफ वॉर के कारण इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा वहां पे। तो ये दोनों तरफ से बात है। अल्टीमेटली हमको ऑयल सीड स्ट्रक्चर में हमको आत्मनिर्भर ही करना पड़ेगा, तो ही हम उस पे किसी की डिपेंडेंसी पे हमको नहीं रह सकते हैं। टुडे करीब 16 मिलियन मेट्रिक टन का हम इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती करीब $20 बिलियन। डायरेक्ट हमको यूएस से तो हमारा शेयर कम है, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट से जो प्राइसेस के फ्लक्चुएशन होते हैं और उससे लोकल कंज्यूमर्स को ज्यादा तेल की ज्यादा प्राइस देनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आगे जाके गवर्नमेंट को ड्यूटी का रैशनलाइज भी करना पड़े। ये सब देखते हुए इंडिया की 6 एग्री प्रोडक्ट, जैसे अभी सूद साहब ने बताया कि ईडेबल ऑयल मेजर है, उसमें शुगर, व्हीट, कॉटन, राइस, पल्सेस, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सब पावर हाउस है ऑन अवर ओन। ये वर्ल्ड की एसएनडी को हिलाते हैं और इंडिया इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट हो गया है। तो फूड सिक्योरिटी जो इंडिया जैसे कंज्यूमर मार्केट ड्रिवन मार्केट के लिए, पॉपुलेट मार्केट नेशन के लिए चाइना के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो जो भी फूड सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें ऑल्टरनेट सोर्सेस सब हमको ढूंढना पड़ रहे हैं। अनकन्वेंशनल डेस्टिनेशंस, प्रोडक्शन डेस्टिनेशन से इंडिया इंपोर्ट भी कर रहा है अभी। जैसे अभी आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली चाइना से हम बीन ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आपने अभी सुना होगा लास्ट 2 दिन पहले कि हम लोग पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं लैटिन अमेरिका से। तो ये जो फूड सिक्योरिटी है, सप्लाई चेन का जो कंट्रोल है, ये अब विश्व में टैरिफ के बाद में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका है। और मुझको लगता नहीं कि इंडिया इन यूएस की डिमांड के आगे झुकेगा और हमारा मार्केट खोलेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इस बात को साफ कर दिया था कि हमारे किसानों का हित सबसे ऊपर है, अब उनके हितों का ख्याल रखेंगे। बजोरिया जी, आपसे मेरा एक सवाल होगा, ब्राजील और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों की तुलना में भारत की पोजीशनिंग कैसी है? क्योंकि वो एडिबल ऑयल के लिए बड़ा मार्केट है, आप उस मार्केट में जा भी चुके, कई बार गए हैं, उस मार्केट को आप समझते होंगे। अगर भारत, साथ ही दूसरा सवाल मैं यहाँ पर यह भी क्लब करना चाहूँगा कि भारत अगर अपने एग्री मार्केट को खोलता है तो किस क्रॉप पर विदेशी दबाव सबसे ज़्यादा बढ़ सकता है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि ब्राजील हम लास्ट ईयर डेलीगेशन में गए थे, अर्जेंटीना उसके 1 साल पहले गए थे, आशीष जी भी हमारे साथ में थे। ये सब कंट्रीज जो है ना, वहाँ एग्रीकल्चर एक साइंटिफिक प्रोपोजिशन है। वहाँ मतलब इतना फोकस होता है उनका, और इट्स नॉट ओनली कि बड़े-बड़े फार्म है और मैकेनाइज है। बड़े फार्म और मैकेनाइज से हम समझ सकते हैं प्रोडक्टिविटी 1000 की 2000 हो जाएगी। लेकिन जो 3.5 होती है, तो उनका जो सीड होता है, उनके जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनके जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनकी जो सीड की कोटिंग होती है, बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च जाता है। तो हमें उनसे ये सीखना जरूरी है। और हमें हमारे देश में अभी एक मिशन जो है, प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा कि अब हमें एक सुदर्शन चक्र टाइप डिफेंस के लिए बनाएंगे। तो उसी तरह से हमको एक प्रण लेना चाहिए कि भाई हम पूरे देश में जो है, हमारी जो भी चीजें, जहां भी हमारी इनएफिशिएंसी है, जहां भी हमारी कमी है, वेदर एग्रीकल्चर में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विसेज में है, उसको हम पूरी करेंगे मिशन मोड में। और हर जगह पे हम देखेंगे कि हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एफिशिएंसी कम से कम 20-30-40% बढ़े। आज इंडिया जितना बड़ा देश और 145 करोड़ की पॉपुलेशन यदि ये प्रण ले ले, और इस तरीके से गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेट्स है, पूरे पॉलिसी मेकर्स हैं, और सब लोग इस तरह से वर्क करें, ये टाइम ऐसा आ गया है। अभी जब आपत्ति आती है, डिफिकल्टी आती है, तभी पता लगता है कि व्हेन टाइम इज हार्ड, दैट इज व्हाई आपको पता लगता है कि सच्चा आदमी कौन है, सही कौन है, सही देश कौन है, सही नेशन कौन है। तो आज हमारे नेशन के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब मिलके एक प्रण लें और सब मिलके हर काम जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमारी एफिशिएंसी बढ़ाए और इस देश को अपन आगे ले जाए। तो ये एक्सटर्नल जो दबाव होते हैं, एक्सटर्नल जो प्रेशर होते हैं, इससे हमको कुछ ना कुछ इंसुलेशन मिलेगा, कुछ ना कुछ इंश्योरेंस मिलेगा हमें। और आज हम जो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमें आगे बढ़ना है, 3rd बनना है, 2nd बनना है, वो सब भी हमें विकसित भारत का 2047 तक के सपने को अचीव करना है। तो ये सब हम कर सकते हैं, लेकिन देश में इस समय पॉपुलेशन को सबको एक साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है वो बहुत सही लीड कर रहे हैं और वो सही बात कर रहे हैं। और इनको उन्होंने कहा कि भाई पर्सनली उनको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। बहुत सारी, देखो वर्ल्ड में इतना बड़ा उनका स्टेचर बन गया था और अचानक आप देख रहे हैं कि भाई उनका स्टेचर में अभी जो लोग थे जिनसे उनके इतने अच्छे रिलेशंस थे, उन्होंने वो रिलेशंस भी दांव पे लगा दिए कि भाई नहीं, हमारे देश के लोगों का हमको पहले ख्याल रखना है।
तो मेरे ख्याल से हम कारोबारी रिलेशन है, करेंगे ये आगे, बदलते इकोनॉमी में रहते करेंगे, हैं एग्रीकल्चर और में ये करेंगे। रिलेशन आगे भी इस पे काम करने की जरूरत है। सूद साहब, एक सवाल आपसे ये होगा, सरकार को किस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि इस तरह के ट्रेड वॉर को अवसर में बदल सके, जैसा बजोरिया जी कह रहे हैं, और साथ ही किस कमोडिटी में भारत एग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? तेल, बीज, दाल, मसाले, कहां पर आपकी स्ट्रेटजी एग्रेसिव होनी चाहिए? छोटा आपने जवाब बहुत दीजिएगा अच्छा सर। सवाल किया और मुझे बहुत पसंद है। तो ये कि हमें इसको एक 1991 मोमेंट बना देना है। हमारे बहुत से सेकंड जनरेशन के रिफॉर्म थे जो पॉलिटिकली बहुत मुश्किल है। ये मौका है कि वो सब रिफॉर्म, ये स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पूरी कर सके और देश आगे बढ़ सके। इसकी इतनी एनर्जीज हैं, लेटेंट एनर्जीज। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं सेक्टरल, उसके अलावा इकोनॉमी बहुत डायनेमिक है। और जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी एग्रीकल्चर में शॉर्ट टर्म पेन एक आध सेक्टर में और स्लाइटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म श्रिम्प में, उसके अलावा कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम प्रोडक्टिविटी के रास्ते में चल पड़े, मार्केटिंग को मॉडर्नाइज करने और बाकी रिफॉर्म जो है टैक्सेशन के देखिए शुरू हो गए हैं ऑलरेडी 2 मिनिस्ट्रियल ग्रुप फॉर्म हो गए हैं फर्दर रिफॉर्म्स के लिए, राजनाथ जी का और एक और मिश्रा जी का। तो सरकार उस रास्ते पर चल पड़ी है और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अब हमें ऐसे बुनियादी रिफॉर्म देखने को मिलेगा अगर हम, और कई कंट्रीज नाम नहीं लूंगा, उनकी तरह सकम कर जाते। ओके, बिल्कुल जी जी, बिल्कुल सही बात है सर। वक्त थोड़ा कम है, आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, इतने अच्छे पैनलिस्ट से लंबी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन इंडिविजुअली आप लोगों से कनेक्ट करूँगा और कोशिश करूँगा 1 to 1 आप अपने शो में बुलाऊँ। आशीष जी, आपसे भी बहुत बहुत माफ़ी, आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, टेक्निकल इश्यूज़ थे। और साथ ही आपका भी, DN पाठक साहब आपका और बजोरिया सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। चलिए, इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।